लोग थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ से आता है थर्ड पार्ट, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड जो है वो रशिया की एक जगह है। तो फेब्रुअरी में रिवॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ ये हम इसमें अब देखने वाले हैं। इन द विंटर ऑफ 1719, तो 1719 के सर्दियों का समय था। रशिया में बहुत ही ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है, इतनी भयंकर सर्दी होती है रशिया में। कंडीशन जो थी कैपिटल की पेट्रोग्राड वर ग्रिम, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी 1917 की सर्दियों में रशिया की कैपिटल की। लेआउट जो था सिटी का सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। तो मतलब आप सिटी को जब देखते हैं ना तो उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि लोग कितने ज़्यादा डिवाइडेड हैं। वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे, मतलब वर्कर्स के जो घर थे और जो फैक्ट्रीज़ थी वो एक किनारे पे थी, ऑन द राइट ऑफ द बैंक ऑफ रिवर नेवा। तो ये रिवर का जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पर फैक्ट्रीज लोकेटेड थी और जो वर्कर्स उसमें काम करते थे उनके घर भी उधर की तरफ ही लोकेटेड थे। और जो लेफ़्ट साइड था वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल एरिया था, जहाँ पे विंटर पैलेस था, जहाँ पे राजा का घर था और जहाँ पे सारी की सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। और वो पैलेस बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा सा भव्य सा महल कह सकते हैं आप। वहाँ पर ड्यूमा वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है रशिया की, तो वहाँ की पार्लियामेंट भी ड्यूमा में मिलती थी। फरवरी 1917 के टाइम पर सर्दियों में फूड की शॉर्टेज हो गई, वह डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। तो वर्कर्स का जो क्वार्टर था, वर्कर्स जहाँ पर रहते थे वहाँ पर खाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। विंटर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, बहुत ही भयंकर सर्दी पड़ी। फ्रॉस्ट जो होता है ना, बर्फ़ गिर रही थी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड द ज़ार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। अब जो लोगों ने इलेक्शन करके तो नहीं, बेसिकली फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्म ऑफ इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट टाइप की बनी थी, ड्यूमा बनी थी, पार्लियामेंट बनी थी, वहाँ की जो ज़ार था, जो वहाँ का राजा था, वो उसको हटाना चाहता था। 22 फरवरी को ए लॉकआउट टुक एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो देखिए हमने देखा था ना, रिवर के राइट बैंक पे कौन रहते थे, वर्कर्स रहते थे, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे फैशनेबल एरियाज अमीर लोग रहा करते थे। तो जो राइट साइड था ना रिवर का, वहाँ पे एक तरह से आंदोलन टाइप का शुरू हो गया। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिम्पैथी। तो लॉकआउट हो गया, लॉकआउट मतलब बंद कर दिया गया पहले तो, फिर उसके बाद सिंपैथी में कि भाई गलत हुआ है, इसकी सिंपैथी में काफ़ी सारे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो आंदोलन के लिए स्ट्राइक पर आ गए। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़, इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ में जो है वुमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ चढ़ के साथ दिया इन स्ट्राइक्स का। स्ट्राइक्स होती है ना कि मतलब धरने पे जो बैठ जाते हैं। दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो 8 मार्च का दिन है वो इसी दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि वुमेन ने काफ़ी ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई थी। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्रीज क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। तो जहाँ पे आंदोलन करते हुए जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्री वाली साइड जहाँ पर ये लोग काम वगैरह करते थे, वहाँ से कैपिटल सिटी जो थी उधर की तरफ चले गए थे। द नावसाकी प्रोस्पेक्ट, ये रशियन शब्द है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ये जो स्टार्टिंग वाला फेज था, यहाँ पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी मूवमेंट को। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे राजा के और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आसपास, तो फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। तो कर्फ्यू लगा दिया था तो शाम तक तो चले गए थे, बट अगले दिन 24, 25 को वो लोग फिर पूरे टाइम धरना करते रहे। द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। तो कैवलरी जो सेना के लोग, पुलिस को बुला लिया गया ताकि जो धरना कर रहे हैं इन पर नज़र रखी जा सके। संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। गवर्नमेंट को जो है वो जो ड्यूमा थी ना, पार्लियामेंट थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिकल, ऑब्वियसली उनको हटाया गया है तो वो उसके खिलाफ बोलेंगे ही। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। फिर 26 तारीख को फिर से डेमोन्स्ट्रेटर्स सड़कों पर उतर आए। ऑन द 27, 27 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स को एक तरह से अटैक कर दिया गया। स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better arts and democracy। तो सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे थे, वो खाने की कह रहे थे कि उनको वेतन अच्छा मिलना चाहिए, खाना उनको सही उपलब्ध होना चाहिए, काम करने के घंटे फिक्स होने चाहिए और जो है देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इस तरीके की मांगें की जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर कैवलरी को फिर से बुला लिया गया, मतलब आर्मी की एक यूनिट को फिर से बुला लिया गया। हाउएवर कर्फ्यू जो है
कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया फायर करने के लिए ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। जो आर्मी की यूनिट थी उसने मना कर दिया कि जो डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर रहे हैं ना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम इस पर अटैक नहीं करेंगे, मतलब आर्मी ने मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर्स रेजिमेंट म्यूटिन्ड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो जो आर्मी की होती है ना, काफ़ी सारी रेजिमेंट्स होती हैं, आर्मी काफ़ी सारे पार्ट्स में, हिस्सों में, रेजिमेंट्स में बटा हुआ होता है ना, तो उन्होंने म्यूटिनी कर दी, मतलब कह दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट की या फिर अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानेंगे। और आर्मी के काफ़ी सारे लोग जो प्रोटेस्टर्स थे ना, जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जाकर के ज्वाइन उन्होंने कर लिया। इवनिंग आते आते बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। तो काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे और आर्मी के लोग थे वो गैदर हुए, इकट्ठा हुए, उन्होंने एक सोवियत बना ली। तभी तो बाद में इसका नाम सोवियत यूनियन पड़ गया था। सोवियत या फिर एक काउंसिल सी बना ली थी इसी सेम बिल्डिंग में, जहाँ पर ड्यूमा जहाँ पर मिलती थी ना, वहाँ पर काउंसिल से बना ली गई। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। और ये जो थी ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक पेट्रोग्राड सोवियत बन गई थी, जहाँ पे आर्मी जो है वो आ गई थी लोगों के साथ। तो वहाँ पर वो लोग ड्यूमा में मिले और उसको ही पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। अगले दिन ही जो डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार, और ये लोग जो मिले थे, पेट्रोग्राड सोवियत जो बनी थी, ये लोग ज़ार से मिलने चले गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री कमांडर्स जो थे उन्होंने ज़ार को एडवाइस किया कि भाई थोड़ी शांति रखी जाए और एब्डिकेट किया जाए, क्योंकि आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब ज़ार के कंट्रोल से बाहर निकल गया था। तो जो मिलिट्री के कमांडर्स थे ना, उन्होंने ज़ार से कहा, वहाँ के राजा से कहा कि आपको जो है सत्ता को छोड़ देना चाहिए। और जो थी ज़ार जो था उसने बात मान ली, और मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस जो की थी एब्डिकेट करने की। एब्डिकेट करना होता है अपनी पोजीशन को, अपने थ्रोन को, अपने राज्य को छोड़ देना। तो एडवाइस मान करके 2 मार्च को उसने अपने राज्य को छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। फिर ड्यूमा के जो लीडर्स थे, जो चुने हुए नेता थे, और जो सोवियत बनी थी ना लोगों की और आर्मी के सोल्जर्स की, उन्होंने कंट्री को चलाना शुरू कर दिया। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो रशिया का फ्यूचर था वो डिसाइड कौन करेगा? जो ड्यूमा बनी हुई थी और जो सोवियत थी, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, मतलब संविधान सभा बनाएंगे, जिससे हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वोट करके अपने नेताओं को भेजेंगे। पेट्रोग्राड हैड लेफ्ट द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट बॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो अब रशिया से मोनार्की ख़त्म हो चुकी है, राजा का रूल ख़त्म हो चुका है, पेट्रोग्राड से हटा दिया गया है राजा को। कब? फरवरी 1917 में। तो विमेन इन द फरवरी रिवॉल्यूशन, तो यही है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स। तो जो उनके साथ काम करने वाले आदमी थे, विमेन ने अपने साथ के काम करने वाले आदमियों को भी काफ़ी इंस्पायर किया। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, मार्फा वलीजिया ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। तो मतलब एक वुमेन थी, उन्होंने अकेले ही अपने दम पर स्ट्राइक करवाई थी। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन celebration of Women's Day, women workers had presented red bows to the men. Then Marfa Vasilia, a milling machine operator, stopped work and declared an strike. तो फिर मतलब यही काफ़ी सारे उसका women's के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था और काम करने से मना कर दिया था। आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, ज़ार हटा दिया था, वहाँ का राजा जो है, राज्य को ज़ार कहते हैं, उसको हटा दिया गया। बट जो गवर्नमेंट बनी उसमें कौन था? आर्मी के लोग थे, लैंड ओनर्स थे, जो खूब अमीर लोग थे, वही इस गवर्नमेंट में आकर के आगे बढ़ के आए थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। Soviets like the Petrograd Soviet was set up everywhere, though no common system of election was followed. तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो ये ड्यूमा बनी थी जिसमें लोग इलेक्ट होकर के आए थे, इसमें से काफ़ी सारे जो थे वो सोशलिस्ट लोग भी थे, जिन्होंने काफ़ी जो है छूट दी गई कि भाई काफ़ी सारे टाइप की आज़ादी दी गई कि पब्लिक मीटिंग कर सकती हैं आप लोग और एसोसिएशन गुट बना सकते हैं। और जैसे सोवियत बना था ना पेट्रोग्राड में, कि आर्मी के लोग और काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो साथ में करके आए थे, उन्होंने एक ग्रुप या फिर सोवियत बनाया था। इस तरीके का जो सोवियत है वो देश में जगह जगह बनने लगा। बल्कि इलेक्शंस वगैरह ऐसे कुछ पर्टिकुलर इनकी कंडीशंस अलग अलग चलती थी, बट सोवियत एक ग्रुप
ऐसे ही बनने लगे थे पूरे के पूरे अब देश में। अप्रैल 1917 आते आते बोल्शेविक लीडर, इनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था। तो 1917 अप्रैल में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। देखिए एग्जाइल होता है एक तरह से देश निकाला सा दे देना, तो वहाँ से अपने देश में वापस आए लेनिन। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। तो व्लादिमीर जो लेनिन थे और बाकी जो बोल्शेविक्स थे जो लेनिन के सपोर्टर्स थे, वो तो पहले से कह रहे थे कि रशिया को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। नाउ ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उनको लगा कि जो सोवियत्स हैं, लेनिन को लगा कि ठीक है क्या चल रहा है जो भी है, अब सोवियत्स को रशिया में पावर में आ जाना चाहिए। सोवियत ही तो वो लोग थे जिन्होंने रशिया में रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। लेनिन ने कहा कि अब वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर है, ये खत्म होने वाली है और रशिया को तो इससे बाहर ही आ जाना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो किसको दी जाएगी, किसानों को दी जाएगी, और जो बैंक हैं वो अब गवर्नमेंट के होंगे। These 3 डिमांड्स व लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल की जो थीसिस थी, 3 डिमांड्स क्या थी कि वॉर जो है हम ख़त्म करेंगे, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे आगे वॉर में। दूसरा, लैंड का बंटवारा किया जाएगा और लैंड्स पीजेंट्स को दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड होंगे, सरकारी कर दिया जाएगा। ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। तो अब लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक पार्टी जो थी इसका नाम हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, ये दिखाने के लिए कि क्या क्या इसमें बदलाव ही लेकर के आने वाले हैं। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वन इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो लेनिन ने दी थी। 3 पॉइंट्स क्या क्या थे, एक तो था कि वर्ल्ड वॉर से हम लोग खुद को बाहर निकाल लेंगे, दूसरा था कि पीजेंट्स में लैंड को बांटा जाएगा, तीसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो अप्रैल थीसिस से काफ़ी ज़्यादा लोग, इवन बोल्शेविक्स भी काफ़ी सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या आ गया है। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर अ socialist revolution and the provincial government needed to be supported, but the developments of the subsequent months changed their attitude। तो बोल्शेविक्स, काफ़ी सारे बोल्शेविक्स को लगा था कि इस तरीके के हमें राइट्स अभी नहीं देने चाहिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, ये देखिए देश है, देश काफ़ी सारे ना स्टेट्स में बटा होता है, या तो आप उन्हें स्टेट बोल सकते हैं या फिर प्रोविंसेस भी बोल सकते हैं। तो उधर वहाँ पर प्रोविंसेस बोला जाता था, तो प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है ना उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, ऐसा बोल्शेविक्स का मानना था। बट काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हुए कि उनकी भी सोच में बदलाव आ गए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो जो वर्कर का मूवमेंट था, विंटर्स में, फरवरी में विंटर में रिवॉल्यूशन हो गया, तब समर आके, समर का मौसम आया गर्मियों का, तो वर्कर्स का रिवॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा फैल गया था। इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म विच बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। तो फिर लोग जो है, अब वर्कर्स की पार्टी बन गई थी सरकार में और देश में वर्कर्स की काफ़ी चल रही थी, तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये किस तरीके से फैक्ट्रियों को चलाते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर। ट्रेड यूनियंस होता है जैसे कि फैक्ट्री में करने वाले जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो जब यूनियन बना लेते हैं, वो जब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं तो उन्हें वर्कर्स यूनियन कहा जाता है। इसी तरीके से व्यापार करने वाले लोग जब यूनियन बना लें, इकट्ठे होकर के आ जाएं, तो उसे ट्रेड यूनियन कहा जाएगा। तो काफ़ी सारी ट्रेड यूनियन सामने बढ़ करके आने लगी। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स की कमिटीज़, उनके भी ग्रुप्स बनने लगे। जून में लगभग 500 सोवियत sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. As the provincial government saw its power reduce and the Bolshevik influence grew, it decided to take stern measure against the spreading discontent. अब देखिए, गवर्नमेंट अलग चल रही थी और अभी लेनिन आ गए थे। लेनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रशिया की, तो उनकी ज़्यादा चलने लगी थी। अब तो जो गवर्नमेंट थी ना, उनको लगा था कि भाई ये जो बोल्शेविक्स हैं ये हमारी नहीं चलने देंगे, इनको अब हमें दबाना पड़ेगा। इट रिजेंटेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917। अब बोल्शेविक्स जो हैं उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। अब समझ में आ रहा है, लिंक कर पा रहे हैं आप लोग। अब पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो और अच्छे से कर पाएंगे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। देखिए, ज़ार था, अपनी अपनी चलाता था, किसी कुछ कोई मतलब नहीं है, उसका भला होना चाहिए। फिर क्या हुआ, लोगों ने फरवरी में रिवॉल्यूशन कर दिया। रिवॉल्यूशन किसने करा, रिवॉल्यूशन करा जो वर्कर्स थे और कौन थे, और कुछ जो आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने मिलकर के एक सोवियत बना ली और हटा दिया ज़ार को सत्ता से। बट जो गवर्नमेंट में आए वो अमीर लोग आए, वो आर्मी के ऑफिसर्स आए। अब ये जो चला रहे थे सत्ता, ठीक है। फिर आ गए लेनिन।
लेनिन जो है वो देश के बाहर थे, अब वो देश के बाहर से देश के अंदर दोबारा आ गए। अब लेनिन जब दोबारा देश में आए तो उनकी एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स देश में लाने शुरू कर दिए। उन्होंने 3 एजेंडा दिए थे ना, एप्रिल थीसिस किसने दी थी? लेनिन ने। उसके 3 पार्ट्स मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, वो याद करना है। अब देखते हैं, अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि जो लेनिन के बोल्शेविक पार्टी है ना, ये जो है हम पे खतरा है, तो अब इनको दबाने की कोशिश की जाने लगी सरकार के द्वारा। ये फटाफट से समरी बता दी मैंने आपको। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा दबा दिए गए सरकार के द्वारा। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो टू इनटू हाइडिंग और फ्ली, काफ़ी सारे बोल्शेविक लीडर्स को या तो छुपना पड़ा या फिर भागना पड़ा। मीनवाइल कंट्री साइड होता है गांव का इलाका, कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे एंड देयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब सोशलिस्ट लीडर्स जो थे, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये डिमांड करने लगे कि भाई लैंड का बंटवारा होना चाहिए और किसानों को ज़मीन मिलनी चाहिए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस, लैंड कमिटीज़ बनाई गई कि भाई किस तरीके से काम होना चाहिए। एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, तो जुलाई और सितंबर आते आते जो है काफ़ी सारा लैंड पीजेंट्स ने खुद ही अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था। ये क्या है देखिए, जुलाई डेज प्री बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे कैसे, मतलब दंगे वंगे से हो रहे हैं। अब आता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इससे पहले हम लोगों ने देख लिया जिसमें ज़ार को हटा दिया गया था। अब आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था ये देखते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, तो जो गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक्स थे उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेनिन फियर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप, लेनिन को लगता था कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि एक ही पर्सन का रूल हो जाएगा, जैसे कि हिटलर का था। और जैसे वही राजा का रूल होता है, वो एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ही होती है। वो राजा होता है, राजा के अलावा कोई मिलिट्री का इंसान या कोई सरकार का लीडर कहने लगे बस अब मेरी चलेगी, तो वो डिक्टेटरशिप होती है। लेनिन को लगा था कि अभी जो सरकार है डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही है। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर बॉट अप टुगेदर। अब लेनिन को लगा था कि भाई सत्ता तो है, होने वाला है देश का, पता नहीं लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने लेनिन ने क्या किया कि बोल्शेविक्स जितने भी लोग जो हैं सपोर्ट करते थे इनको, बोल्शेविक्स को, बोल्शेविक किसकी पार्टी थी? लेनिन की थी। तो आर्मी में जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, फैक्ट्रीज़ में, और सब लोग इकट्ठा करके क्या बनाएंगे? सोवियत बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ऑन 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. तो जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, जो हम लोगों ने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में भी देखा था ना कि वर्कर्स थे और कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स थे, वो थी पेट्रोग्राड सोवियत। तो पेट्रोग्राड सोवियत को और जो बोल्शेविक पार्टी है इन सबको मिला लिया लेनिन ने और कहा कि अब हम लोग सत्ता को हासिल करेंगे, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये सही नहीं कर रही। मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो जो लियोन ट्रॉट्स्की जो हैं इनके अंडर में पूरी प्लान में बना लिया गया कि भाई हम लोग पावर को सीज करने वाले हैं। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, तो डेट को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया कि कब ये सब किया जाएगा, बट पूरे के पूरे प्लान्स बना लिए गए थे कि किस तरीके से अब हम को गवर्नमेंट को हटाना है और खुद को सत्ता पर लेकर के आना है। अपराइजिंग जो है, जो दंगे वगैरह या फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था 24 अक्टूबर को। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो प्राइम मिनिस्टर को लग गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसने खुद तो शहर से चले गए, ट्रूप्स बुला लिया आर्मी के। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो शाम होते होते क्या हुआ कि जो मिलिट्री के जो लोग थे जो गवर्नमेंट को लॉयल थे, उन्होंने बोल्शेविक्स की 2 बिल्डिंग्स जहाँ पे न्यूज़पेपर छपते थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जो गवर्नमेंट को पसंद करने वाले जो ट्रूप्स थे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो विंटर पैलेस जहाँ पे पहले राजा रहा करता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्मी भेज दी गई। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी भी थी कि इन्होंने कहा कि भाई तुम गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल में ले लो। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। तो एक शिप था उसने विंटर पैलेस पे शेलिंग मतलब एक तरह से अटैक करना शुरू कर दिया। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा रिवर and took other various military points. By the nightfall, the city was under the committee's
कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। तो अब बोल्शेविक्स की जो पार्टी थी, मतलब ये जो अटैक करने वाले लोग थे ना गवर्नमेंट पे, इनके कंट्रोल में आ गया और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। Uprisings took place in other cities. There were heavy fighting, especially in Moscow. But by December, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. तो Bolsheviks, आप सिंपल सा इतना समझिए कि Bolsheviks ने अटैक किया गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर, और गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लोगों की नहीं थी। एक तरह से आप कह लीजिए कि वो तो एलिट्स की, अमीर लोगों की मेनली गवर्नमेंट थी। उसको हरा दिया गया पूरी तरीके से और बोल्शेविक का राज आ गया था मॉस्को पेट्रोग्राड में। तो ये देखिए, ये पिक्चर है लेनिन, लेफ्ट एंड ट्रॉस्की विद द वर्कर्स एट द पेट्रोग्राड। तो लेनिन और ट्रॉस्की हैं यहाँ पर, ये देखिए लेनिन और ट्रॉस्की, ये देखिए ये लेफ्ट में लेनिन है, ये लेनिन है और ये ट्रॉस्की है और इतने सारे पेट्रोग्राड के वर्कर्स हैं। तो इन्होंने सत्ता अपने कंट्रोल में कर ली थी। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये हो गया। अब ये जो है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ये जो फोर्थ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और फिर द सिविल वॉर वाला ये वाला जो पार्ट है आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे ही लिंक्ड है अक्टूबर रिवॉल्यूशन से। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया, बोल्शेविक्स जीत गए। अब इसके बाद क्या बदलाव आए, तो देखिए बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक्स कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका तो यही मकसद था ना कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाए, सरकार बांट दे उनको, किस में, लोगों में, पीजेंट्स में। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, क्योंकि उनके जो लेनिन के 3 पॉइंट्स थे उसमें भी तो यही कहा गया था कि क्या होगा, हम लोग वर्ल्ड वॉर से अपने को खींच लेंगे, हम लोग नेशनलाइज कर देंगे बैंक्स को और प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे पीजेंट्स के बीच में, यही तो कहा था लेनिन ने। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने सारी की सारी ओनरशिप ले ली कि सब कुछ गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही इसमें काम करेगी। लैंड को कह दिया गया कि ज़मीन को कि ये तो सोशल की सारी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको लैंड हथियाने के लिए कह दिया गया। हथियाने के लिए क्या, अब तो कह दिया गया कि सबकी प्रॉपर्टी है, पूरे देश के बराबर प्रॉपर्टी है और लैंड बांटेगी कौन, सरकार, इस तरीके से कह दिया गया। तो नोबिलिटी जो थी, जिसके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, अब उसकी पावर्स छीन ली गई थी। शहरों में बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो जो बहुत ही बड़े बड़े घर थे ना, उनको इस तरीके से बांट दिए गए, जिस परिवार को जितनी ज़रूरत है उतना उसको दे दिया गया। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो पुराने जो टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी, अरे ये तो राजा हैं, ये तो नवाब साहब हैं, और इस तरीके के टाइटल्स को यूज़ करना बंद कर दिया गया। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. बुडे और नोवा जो भी बोलते हैं, इसे रशियन वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब एक आर्मी की ड्रेस भी होनी चाहिए, तो एक कॉम्पिटिशन आर्मी की और जो बाकी कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, कि एक ड्रेस होनी चाहिए। तो उसके लिए कॉम्पिटिशन जो है अरेंज किया गया और एक हैट को चूज़ किया गया। सोवियत हैट देखिए इस तरीके की होती थी, तो इस तरीके की हैट को चूज़ किया गया। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस करवाए, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। तो बोल्शेविक्स ने इलेक्शन करवाए बट उन लोगों को ज़्यादा वोट नहीं मिले। 1918 में असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब जो रिजल्ट आए थे, बोल्शेविक पार्टी ने इसको मना कर दिया मानने से, और लेनिन ने जो असेंबली बनी थी ना उसको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वर मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। तो उसने कहा कि जो हमारी पार्टी है ना उसकी वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, बल्कि जो इलेक्शंस करवाए थे ना वो इलेक्शन तो अजीब तरीके से हुए हैं और इन इलेक्शंस को हम लोग नहीं मानेंगे, बल्कि जो हमारी असेंबली है जिसने सब कुछ जीता है वही सही है और हम इसी की मानेंगे, इसी को ही चलाएंगे। ही थॉट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की जो कांग्रेस है ना, इकट्ठे हुए लोग हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है जो इलेक्शन हुए हैं उनसे भी। मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज, बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवोक। तो 1918 में जो है जर्मनी के साथ समझौता कर लिया गया, बल्कि काफ़ी सारे लोग इसकी मनाही कर रहे थे, फिर भी समझौता कर लिया गया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो आगे आने वाले सालों में इलेक्शंस तो होते थे, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, उसी पार्टी के लोग खड़े हो जाते थे और उसी पार्टी से लोग जीत करके आते थे और पार्लियामेंट में जाते थे। रशिया बिकम
वन पार्टी स्टेट, सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस आर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, पार्टी जो ट्रेड यूनियंस होती थी वो पार्टी के कंट्रोल में होती थी। सीक्रेट पुलिस called the Cheka first and later OGPU and NKVD punish those who criticize Bolsheviks। अब आप Bolsheviks की बुराई करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपके साथ सही होगा नहीं फिर। Many young writers and artists relate to the party because it stood for socialism and for change। तो काफ़ी सारे राइटर्स वगैरह ने शुरुआत में तो लिखा था कि अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बदलाव ला रहे थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी बदलाव हुए, बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी एनकरेज्ड। तो भाई पार्टी ही चलेगी, पार्टी का ही काम होगा, तो मतलब सब कुछ पार्टी वार्टी का होगा, इलेक्शंस भी एक ही पार्टी करेगी, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई थी रशिया में। न्यूज़ जो है रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग की, अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन द रशियन कंट्री साइड, 2 व्यूज़, तो रशियन के गांव वाले इलाके में क्या क्या हुआ था उसके व्यूज़ हैं। तो जब रीच जो न्यूज़ थी गांव पहुंची, द फॉलोइंग डे वाज ग्रीटेड विद एंथुजियाज्म टू द पीजेंट्स, इट मेंट फ्री लैंड एंड एंड ऑफ द वॉर। द डे ऑफ द न्यूज़ अराइव द लैंड ओनर्स मैनर वॉज लूटेड। तो गाँव में जब ये खबर पहुंची तो जो किसान थे वो तो बड़े खुश हो गए कि भाई वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाएगी और हम लोगों को जो है ज़मीन भी मिलेगी। तो खूब अटैक हुए, जो मैनर्स थे ना, मैनर होते हैं खूब बड़े बड़े घर, जो लैंडलॉर्ड्स के थे उन पर अटैक वगैरह हुए। मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग कम्युनिटी, अब ये तो गरीबों की बात हुई कि उनके मज़े आ गए, जिनके पास ज़मीनें थी उनका हाल क्या था। द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली and peacefully. The first days were unbearable. State owner जो था was calm the girls also. I must say the chairman behaves correctly and even politely. We were left 2 cows and 2 horses. The servants tell them all the time not to bother us. Let them live. वी वाउच फॉर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। तो बताया गया कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, हमारी चीज़ें ले ली गई, हमारे पास 2 गाय छोड़े गए, हमारे पास 2 घोड़े छोड़े गए। कौन? जिनके पास पहले बहुत सारी ज़मीनें थी। तो उन्हीं मतलब इसमें इस तरीके से हो गया कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके पास उतना ही रहेगा। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर शुरू। सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जैसे कि एक देश है, सपोज करिए पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान के लोग ही अगर आपस में लड़ना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगी सिविल वॉर। मतलब अगर किसी भी देश में उस देश के ही लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो रखी है। तो जब बोल्शेविक्स व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। तो देखिए, जो बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स ने कह दिया कि लैंड जो है वो बटेगा, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के पास अगर लैंड है तो उसका बंटवारा होगा और सबको पूरा बराबर बांट दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो रशियन आर्मी के सोल्जर्स थे ना, वो ब्रेक मतलब उनको लगा कि पता नहीं सही है नहीं है, तो सबके ओपिनियंस अलग अलग होने बैठने लगे थे। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। तो काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे वो कौन थे? वो पीजेंट्स ही तो थे, वो किसान थे। तो उन्होंने क्या किया, आर्मी को छोड़ना शुरू कर दिया और वो गाँव में जाने लगे कि भाई अब तो हमें ज़मीनें मिल जाएंगी। Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprisings। तो बोल्शेविक जो लोग नहीं थे तो उन लोगों ने क्या किया, बोल्शेविक्स को कंडेम करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लैंड्स का बंटवारा कर रहे हैं, ये लोग तो लैंडलॉर्ड से ज़मीनों को छीन लेंगे। तो इस तरीके की बातें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निकल करके आने लगी थी कि भाई ये सब क्या चल रहा है, और काफ़ी अपराइजिंग्स होने लगी थी, आंदोलन निकल के आने लगे थे। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक्स द रेड। तो रेड बोल्शेविक्स जो है ना वो रेड कलर की शर्ट्स पहना करते थे। तो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी बोल्शेविक्स के द्वारा, बोल्शेविक कौन सी थी जिसने गवर्नमेंट वाली जो पार्टी थी उसको हरा दिया था, गवर्नमेंट को खुद अब सत्ता पे आ गए थे। तो बोल्शेविक्स के जो काम थे, जो मेनली ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो करने वाली बात थी, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई। और काफ़ी सारे आर्मी के जो लोग थे वो फार्मर्स थे, उन्हें जब पता लगा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है तो वो आर्मी छोड़ के अपने गाँव की तरफ जाने लगे। और काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो रशिया के साउथ वाले रीजन में चले गए और बोल्शेविक्स के खिलाफ जो है अपनी आर्मी इकट्ठा करने लगे। ड्यूरिंग 1918 और 1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज द वाइट्स प्रोजारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो क्या था, रेड्स कौन थे? रेड्स बोल्शेविक्स हुआ करते थे। ग्रीन क्या होते थे? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, ये रिवॉल्यूशन करने की बातें करा करते थे सोशलिज्म के टर्म्स में। वैसे तो ये लोग भी सोशलिज्म के टर्म पे थे बट ये उनसे थोड़े अलग थे। वाइट्स, वाइट कलर के वाइट्स किसको कहा जाने लगा? प्रोजारिस्ट। जारिस्ट मतलब जो कहता था कि भाई राजा की चीज़ें, राजा फिर से आ जाना चाहिए।
चाहिए। तो ज़्यादातर जो रशिया का पार्ट था वो अब कौन कवर कर रहे थे, ग्रीन्स और वाइट्स ने कवर कर लिया था। तो दे वर बैक्ड बाय फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्स्ड हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। तो ये जो वाइट्स थे और ग्रीन्स थे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, इन्हें विदेशी ताकतें सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। ये लोग जो हैं वो जो बोल्शेविक्स के खिलाफ लोग थे ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया को लग रहा था कि सोशलिज्म जो है वो खतरा बन सकता है बाकी फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या है यहाँ पर, एक तरफ है बोल्शेविक्स जो कि रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, और दूसरी तरफ हैं सोशलिस्ट और प्रो ज़ारिस्ट, राजा को पसंद करने वाले, ये वाइट और ग्रीन है। तो वाइट और ग्रीन, सोशलिस्ट और प्रो ज़ारिस्ट, इनको सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह, क्योंकि इनको लगता था कि जो बोल्शेविक्स है ना, जो कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट बनने वाली है, ये दुनिया के लिए और ये हमारे लिए, फ्रांस, जापान वगैरह के लिए खतरा बन सकती है। तो ये लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट ना करके सोशलिस्ट और ज़ारिस्ट जो रजीम थी ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें देवर बैक, ठीक है। ऑल दीज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, तो जापानीज, अमेरिकन वगैरह, इन लोगों को डर लग रहा था कि सोशलिज्म रशिया में बढ़ जाएगा तो डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा पूरी दुनिया की। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी एंड द फेमीन बिकम अ कॉमन। तो क्या हुआ कि ये सारे के सारे ट्रूप्स जो थे, वाइट्स एंड ग्रीन्स, ये बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो पूरे देश में हाहाकार सी जैसे मच गई हो, भुखमरी हो रही थी, हर जगह दंगे फसाद फैले हुए थे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वाइट्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की नहीं होनी चाहिए, लोगों की भी होनी चाहिए, वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। तो काफ़ी बुरा उनके साथ किया गया। देखिए क्या हुआ कि जिनका लैंड ले लिया था ना, पीजेंट्स ने लैंड ले लिया क्योंकि बोल्शेविक्स ने कहा था, तो इन पीजेंट्स के साथ अब बहुत बुरा किया गया इन जो वाइट्स थे ना, इनके द्वारा, जो कि चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे, वाइट्स थे, जो कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे। सच आइडियाज लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। तो नॉन बोल्शेविक्स ने क्या किया, देखिए बोल्शेविक्स कौन थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिए। बोल्शेविक्स कौन थे, बोल्शेविक्स वो लोग थे जो कहते थे कि प्रॉपर्टी जो है ना वो सब में बट जानी चाहिए इक्वली, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी और सरकार प्रॉपर्टी को हिसाब से लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बांटेंगे। ये था बोल्शेविक्स का कहना। नॉन बोल्शेविक्स कौन थे, वही जो वाइट्स थे और ग्रीन्स थे, प्रो ज़ारिस्ट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे नॉन बोल्शेविक्स, आप उन्हें कहेंगे। तो नॉन बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो गांव वगैरह के इलाकों में जो ज़मीनें ले ली थी ना पीजेंट्स ने, उनसे इन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से वापस लेने की कोशिश करी। तो नॉन बोल्शेविक्स के खिलाफ अब काफ़ी ज़्यादा धारणाएं बनने लगी थी। बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ने ज़्यादातर पार्ट जो था रशियन एम्पायर का फिर से कब्जे में ले लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम जैदिस्ट। तो वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो रशिया के लोग नहीं थे उनके, और मुस्लिम जैदिद, जो जैदिद के बारे में जो मुस्लिम जिहाद चाहते थे कि भाई जो फॉरेनर्स हैं उनको सपोर्ट, मतलब अपनी अलग रजीम चाहते थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया बोल्शेविक्स को। तो कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। तो कॉपरेशन नहीं हुआ जहाँ पर रशियन कॉलोनी खुद ही जो है वो कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक, जो खुद ही एक तरह से बोल्शेविक बन गए थे, वहाँ पर कॉपरेशन नहीं आया। इन कीवा in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about the Bolshevik government represented. तो कई बार कई जगह पर, क्योंकि रशिया ना बहुत बड़ा है, रशिया के कई सारे इलाकों में ना बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बोल्शेविक, जो लोग खुद को बोल्शेविक कहते थे कि हम बोल्शेविक हैं, बट वो बोल्शेविक जैसे काम कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। रशिया के ज़्यादातर पार्ट में जो बोल्शेविक्स हैं वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, बट काफ़ी सारे अलग अलग इलाकों में लोग खुद को कहते थे कि हम बोल्शेविक हैं, बट वो बोल्शेविक्स जैसा काम नहीं कर रहे थे, वो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, बहुत लोगों को मार रहे थे। तो ऐसी जगह पर बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं मिला। तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई बोल्शेविक सही हैं, गलत है, चल क्या रहा है ये। पार्टली टू रेमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत रशियन। तो देखिए क्या हुआ, रशिया बहुत बड़ा, आज भी रशिया बहुत बड़ा है। पहले रशिया जो यूएसएसआर था ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था यूएसएसआर, उसमें रशिया के अलावा भी बहुत सारे देश आते थे, जैसे कि आप कह लीजिए यूक्रेन आता था, पोलैंड का भी काफ़ी सारा हिस्सा आता था, ईस्ट जर्मनी वाला रीजन भी
पहले वहाँ पर ही आया करता था, और तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मतलब बहुत सारा पार्ट आता था, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो देश थे इन्होंने भी रशिया को बनाने में, सोवियत यूनियन बनाने में सपोर्ट किया था, बट 1991 आते आते सब खत्म हो गए थे, खैर। हाँ, तो बट 1920s के बाद जो है काफ़ी सारे देश सोवियत यूनियन का पार्ट बन चुके थे। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट, वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो इसमें यही बताया गया है कि कई बार बोल्शेविक्स की जो पॉलिसीज़ होती थी ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हुआ करती थी। जो नोमैडिक लोग होते थे, देखिए नोमैडिज्म का मतलब होता है घुमंतू लोग, एक ऐसा लाइफस्टाइल जहाँ पर लोग जगह जगह घूमते रहते हैं अपनी, और घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके के जिसे बंजारे बिचने कहते हैं। तो इस तरीके का जीवन यापन करने वाले लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह रखने की कोशिश की गई बोल्शेविक्स ने, तो इसलिए बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट था वो काफ़ी कम भी होने लगा था। तो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है चीज़ों के बारे में कि सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, टू व्यूज़। एम एन रॉय जो कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे, वो फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द प्रोमिनेंट कमेंटर। तो इसमें देखिए क्या है, ये एम एन रॉय जो थे ना, ये कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट जैसे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी रखने वाले एक पर्सन थे। तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इससे पहले के वीडियोस में मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। देखिए सोशलिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि प्रॉपर्टी और हाँ देश के रिसोर्सेज किसी एक पर्सन के पास नहीं होने चाहिए, या फिर सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं होने चाहिए, इसका बंटवारा होना चाहिए, गरीबों को भी ये दिया जाना चाहिए। बट ये आइडियोलॉजी आज तक दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि जो सत्ता में पहुंच जाते हैं वो खुद ही चाहने लगते हैं कि हमारे पास ही सब कुछ आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें फॉलो होती थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। लगभग 20-30 साल तक ये आइडियोलॉजी सोशलिज्म की बहुत पॉपुलर रही थी हमारे देश में भी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आता है द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके की थी, क्या था उसमें, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के टाइम पर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि बोल्शेविक्स ने क्या किया था कि सारे की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनको नेशनलाइज कर दिया। मतलब सब कुछ अब सरकार का है, प्राइवेट लोगों का कुछ भी नहीं है। प्राइवेट लोग कौन होते हैं, हम जैसे लोग। जैसे कि आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि वो 1000 करोड़ की बन गई। अब सरकार आपसे कहेगी ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। ये होता है सोशलिज्म में। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। बट गरीब लोग खुश हो जाएंगे कि हम लोग को बंटवारा अच्छे से हो जाएगा, हम लोग को अच्छी सैलरीज मिलेंगी। पर जिसकी गई उसको तो दुख होगा ना, तो वो तो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। इसी तरीके की चीज़ें सोशलिस्ट कंट्रीज़ में हुई थी। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज। तो एक लैंड था बहुत बड़ा, उसको कई सारे सब सरकार का हो गया, और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग किसानों को ये लैंड बांट दिया गया। बोल्शेविक्स यूज्ड confiscated land to demonstrate what collective work could be। तो जो बोल्शेविक्स थे, उस बोल्शेविक्स कौन थे, आप यहाँ अब तक समझ लीजिए कि बोल्शेविक्स अब सरकार में आ चुके हैं। वो खूब कन्फिस्केट का मतलब होता है कि जो छीन लेना किसी से। जो बहुत ही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, उनसे छीन करके लोगों में बांट दी जाती थी। और बोल्शेविक्स ये दिखाते थे कि जो लैंड है, अगर सब लोग उस पर काम करेंगे तो कितना अच्छे से काम किया जा सकता है, ये दिखाते थे बोल्शेविक्स। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि सेंटर में से सारी की सारी प्लानिंग होगी और हर तरफ उस प्लानिंग को फैला दिया जाएगा। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5 पीरियड। तो 5 साल के लिए पहले यहाँ पर सेंटर में पूरी प्लानिंग होगी, अच्छा ऐसा करना है, और 5 साल तक वो प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ये थी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, और इसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलाया जाता था। ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान्स। इंडिया में भी काफ़ी साल तक यही चला है, और रिसेंटली ही मतलब प्लान्स आज भी 5 साल से 3 साल के ग्रुप में बांटे गए हैं। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने प्राइजेस को फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, जो स्टार्टिंग के 2 प्लान थे 1927 से 32, 33 से 38, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। तो मतलब 1929 से 33 के टाइम पर लगभग 100% जो है ग्रोथ देखी गई। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इन टू बींग, और काफ़ी सारी सिटीज़ में क्या हुई, फैक्ट्रीज लगने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब बहुत ज़्यादा काम होने लगा तो वर्किंग कंडीशंस पुअर होने लगी। मतलब लोगों को वही, जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वही कंडीशंस फिर से आने लगी। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज
आर अचीव्ड इन 3 years। तो लगभग देखिए जो ये मैग्नीटोगॉर्क है यहाँ पर 3 साल में ही स्टील के प्लांट को बना दिया गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो वर्कर्स जो हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम कर रहे थे, तो कई बार काम को स्टॉप भी किया गया, लगभग इतने बार। इन द लिविंग क्वार्टर्स जहाँ पर वर्कर्स रहते थे इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, मतलब -40 डिग्री का टेम्परेचर में, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। तो मतलब देख रहे हैं आप लोग, टॉयलेट जाने के लिए -40 डिग्री सेल्सियस में 4 मंजिल को आपको क्रॉस करना है और अपनी स्ट्रीट को भी क्रॉस करना है और फिर आप टॉयलेट जा सकते हैं, इतने बुरे हाल थे। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। तो स्कूल सिस्टम की भाई वर्कर्स जो कि स्कूल नहीं जा पाए हैं वो एक्सटेंडेड स्कूल की, अब आप काम करने के बाद स्कूल में पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्रैश वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। देखिए क्रैशेस क्या होते हैं, जैसे कि कोई लेडी है वो जॉब वर्किंग है, वो काम कर रही है, उनका 1-2 साल का बच्चा है, तो उसको कहाँ छोड़ के जाएंगी, तो क्रैचेस, फैक्ट्रीज़ के पास ही क्रैचेस जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जा सकती है, इस तरीके के क्रैचेस बना दिए गए थे। क्रैचेस होता है जहाँ पर बच्चों की देखभाल करी जा सकती है, छोटे बच्चों की, वही क्रैचेस होते हैं। और फिर आगे इसमें है चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, सस्ती हेल्थ केयर प्रोवाइड करी गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। तो जैसे कि पहले लोग बुरी कंडीशंस में रह रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ इस तरीके से क्वार्टर्स बनाए गए, तो आइडियल हो कि अच्छी लिविंग रहने की जगह वर्कर्स को दी जा रही है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया काम, क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ना, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ही तो पैसा होता है। अभी देखिए चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ सोवियत रशिया, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। चिल्ड्रन इन द मैग्नीटोगॉर्क ड्यूरिंग द 5-year प्लान, बच्चे भी काम करते थे उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, फैक्ट्री में किस तरीके से लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो ये देखिए स्टालिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन। तो लेनिन का हम लोगों ने देखा था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कौन लेकर के आए थे, रशियन रिवॉल्यूशन मेनली लेनिन जो है लेकर के आए थे। अब लेनिन चले गए, आ गए स्टेलिन। अब स्टेलिन को देखते हैं, इन्होंने भी काफ़ी गजबी काम करे हैं। तो देखिए द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डिजास्टर आया, डिजास्टर मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ गई थी। 1927-28 द टाउन्स ऑफ सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। तो काफ़ी सारे जो रशियन टाउन्स थे, शहरों में ग्रेन की, अनाज की काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी 1927 के टाइम पर। गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। तो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा, इससे कम आप लोग नहीं बेचेंगे। बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस। तो जो गवर्नमेंट ने सेट किए थे प्राइस, किसानों ने मना कर दिया कि हम इस कीमत पे जो है नहीं बेचेंगे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की डेथ हो गई थी, लेनिन के बाद आए स्टेलिन। इंट्रोड्यूस फिम इमरजेंसी मेजर्स। तो लेनिन की डेथ हो गई, उसके बाद स्टेलिन आए, क्योंकि क्या हुआ, हम लोगों ने अभी देखा कि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग जो है अनाज नहीं बेचेंगे अपना, जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उस पर। तो इमरजेंसी कंडीशन से आ गई थी ये। तो स्टालिन ने कहा ही बिलीव दैट द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप फॉर हायर प्राइजेस। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो स्टालिन को लगा कि जो अमीर किसान है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, अनाज को रोक करके रख रहे हैं ताकि प्राइस बढ़ाए जा सकें। तो ये बात फैल गई थी, तो ये किया गया कि उन लोगों से अनाज, सारा किसानों से अनाज छीन लिया गया। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टॉर्चर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, 1928 में पार्टी के लोगों ने टूर किया गए ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जहाँ पे अनाज उगता था। सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। तो कुलक्स जो थे वहाँ पर, कुल्क्स कह सकते हैं आप, रशियन वर्ड है, जो कहना है कहिए, प्रोनाउंसिएशन इसकी पता नहीं क्या ही होगी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं है, ना ही हमारी हिंदी का है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि उस समय पर, क्योंकि ग्रेन की बड़ी दिक्कत हो गई थी, जिस प्राइस पे सरकार कह रही थी उस पर किसान बेचने को तैयार नहीं थे, तो वहाँ पार्टी के लोग गए और वहाँ पे जहाँ पर अनाज उगता है ना, ऐसे गाँव में वो लोग गए और देखने लगे कि क्या चल रहा है। और जो बहुत ही अच्छे कुल्क्स थे, वेल टू डू पीजेंट्स थे, उनके घर जाकर के रेड मारी जाने लगी।
एज जो शॉर्टेजेस थी, कमी कंटिन्यूड रही अनाज की, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। तो ये डिसीजन लिया गया कि अब कलेक्टिव फार्म्स होंगे, कि सब लोग एक ही खेत पे काम करेंगे। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। तो ये कहा गया कि ग्रेन की कमी इसलिए है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे लैंड है सबके पास, तो उपज ज़्यादा नहीं हो पाती है। हम लोग को पता है कि जितना बड़ा ज़्यादा लैंड होगा उतनी ही ज़्यादा उपज होती है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। 1917 के बाद लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया गया था। स्मॉल साइड पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो छोटे छोटे फार्म्स दिए गए थे पीजेंट्स को, बट उनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। आप ट्रैक्टर ज़्यादा छोटे लैंड पे नहीं चला सकते हैं। तो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट स्कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। तो क्या किया गया, जो पहले फार्म्स बांटे गए थे ना, उन सबको वापस ले लिया गया। कहा कि ये सारा का सारा सरकार का लैंड है और इस पर ही काम किया जाएगा। व्हाट फॉलोड वॉज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब स्टालिन का ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। तो पार्टी ने फोर्स किया सारे के सारे पीजेंट्स को कि कलेक्टिव फार्म में वो खेती करेंगे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। तो बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसफ़र कर दी गई कि भाई सारे के सारे लोग इसी फार्म पे काम करेंगे। पीजेंट वर्क्स ऑन लैंड, पीजेंट्स ने ज़मीन पर काम करना शुरू करा। एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और जो प्रॉफिट था वो शेयर किया गया। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929-31 the number of cattle fell by 1/3. तो पीजेंट्स को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि उनसे लैंड लिया जा रहा है, फिर उन्हें अपने लैंड पर काम करना पड़ रहा है, बट अब वो उनका नहीं है। तो इससे गुस्सा आ करके लोगों ने अपने ही कैटल्स को, अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। और जो कैटल्स की संख्या थी, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी, ये लगभग 1/3 से भी कम हो गई पहले के। तो मतलब पीजेंट्स को इतना गुस्सा आने लगा कि उन्होंने अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। दोज हु रजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश। जो लोग कहते थे कि हम लोग इन कलेक्टिव लैंड्स पर, जो सरकार हमें ज़मीन दे रही है, इस पर हमें ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, हमारी ज़मीन लेकर के इस पर हम काम नहीं करेंगे, ऐसा कहने वाले किसान जो थे ना, जो कहते थे कि हम इस सरकारी ज़मीन पर काम नहीं करेंगे और हमारी ज़मीन क्यों ली जा रही है, उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा था। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। कई सारे लोगों को वहाँ से भेज दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। एज द रजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। पीजेंट मतलब कहते थे कि हम वो रिच भी नहीं है हम लोग, और हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, बट ये क्या चल रहा है, हमसे ज़बरदस्ती ऐसी जगह काम करवाया जा रहा है, मतलब हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें पीजेंट्स कहा करते थे। दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्यों नहीं काम करना चाहते थे वो लोग फिर। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो सिंपैथी नहीं रखता था स्टालिन। क्या हुआ कि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम कलेक्टिव लैंड्स पे काम नहीं करेंगे। तो फिर स्टालिन की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम मत करो, तुम अपने प्लॉट्स पे काम कर लो, बट उनके साथ अच्छा सिंपैथी वाला व्यवहार नहीं किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। प्रोडक्शन एकदम से तो नहीं बढ़ा, इनफैक्ट काफ़ी बुरी हार्वेस्ट आई 1930 और 33 में। लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमीन्स। फेमीन्स का मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी आ गई थी सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें 4 मिलियन 40 लाख लोग मर गए थे उस टाइम पर रशिया में। जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ना स्टालिन का, इसकी वजह से इतनी भुखमरी आई थी क्योंकि लोगों ने काम करना बंद कर दिया था, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही थी ये टेक्निक। पीजेंट से मना कर दिया हम काम नहीं करेंगे, तो लगभग 40 लाख लोग भूखे मर गए थे इसकी वजह से, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से। With many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। काफ़ी सारे लोग जो पार्टी में ही थे, बोल्शेविक पार्टी में ही, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी कि प्लानिंग क्या चल रही है, फैक्ट्रीज़ में कन्फ्यूजन होता था, और कलेक्टिवाइजेशन लैंड पे सब लोग मिल कर के काम करेंगे, ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को पार्टी में ही पसंद नहीं आ रही थी। स्टालिन और उसके सिंपैथाइजर्स जो थे ना, चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो जो इस तरह 1939 लगभग 2 मिलियन, लगभग 20 लाख लोग जो हैं वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। तो उनको या तो जेलों में डाल दिया गया या फिर ऐसे कैंप्स में डाल दिया गया जहाँ पर उनसे बहुत काम करवाया जाता था। ज़्यादातर जो थे इनोसेंट क्राइम्स थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम। कोई उनके लिए, इनोसेंट क्राइम मतलब बहुत कुछ बड़ा उन्होंने नहीं किया था, बट कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। काफ़ी सारे लोग जो थे वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस एंड अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। सम अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। तो कई बार तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को भी डाल दिया जाता था जेलों में और उनसे
बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से उनसे काम करवाया जाता था। अब आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा था, और यूएसएसआर का, जो कि यूएसएसआर क्या थी, बहुत सारी कंट्रीज़ मिल, रशिया और रशिया के अलावा बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ मिल करके साथ में आई थी और सोशलिज्म का मॉडल उन्होंने फॉलो किया था। इसका असर पूरी दुनिया पे क्या पड़ा था, तो देखिए, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर। तो ज़्यादातर जो सोशलिस्ट पार्टी थी ना यूरोप में, वो उन्होंने मतलब अप्रूव नहीं किया था, उन्हें सही नहीं लगा था कि बोल्शेविक्स ने किस तरीके से पावर हथिया ली है और कैसा बिहेव किया जा रहा है उनके द्वारा लोगों पर, और सही नहीं लगा था मतलब दुनिया की पार्टीज़ को भी और यूरोप के काफ़ी सारी सोशलिस्ट पार्टी को। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर भी भले ही बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ रशिया में या यूएसएसआर में नहीं चल रहा था, फिर भी ये जो वर्कर्स काम करेंगे, वर्कर्स पावर में होंगे, ये चीज़ अच्छी थोड़ा बहुत लोगों की सोच में तो डाल ही रही थी ये बात पूरी दुनिया के। काफ़ी सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाई गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी बनी, ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। तो कॉलोनियल पीपल, जो लोग गुलाम थे, बोल्शेविक्स बहुत सारे, जैसे कि इंडिया भी उस समय पर गुलाम था ना, 1900s के टाइम पे, 1947 में तो आज़ाद हुए हम लोग, तो और ये जो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में आ गया था, ऐसे ही दुनिया के काफ़ी सारे देश गुलाम थे। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी वो दुनिया के काफ़ी सारे गुलाम देश के लोगों से कहती थी कि भाई आप लोग भी इस तरीके की पार्टीज़ बनाओ और ये जो तुम्हारा देश हथियाए हुए हैं इनको निकाल करके बाहर फेंक दो। इस तरीके की बातें भी करी जाती थी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, जो कि रशिया में थी, यूएसएसआर में थी। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the Conference of the Peoples of the East 1920 and the Bolshevik founded कॉमिंटर्न। देखिए, कॉमिंटर्न यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। तो काफ़ी सारे रशिया के ही नहीं, दुनिया के पूरी दुनिया से लोग ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी मीटिंग्स में आया करते थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने एजुकेशन भी प्राप्त करी, यहाँ पर पढ़ाई भी आकर के करी, यहाँ पर जो इनकी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी यूएसएसआर की, वहाँ पर। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड अ वर्ल्ड स्टेचर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशलिज्म और यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 मतलब 1919 में एक तरह से आप समझ लीजिए स्टार्ट हुई थी, 1919 में, और 1940 आते आते पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। येट 1950s में इट वॉज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। मगर 1950s आते आते ये समझ में आने लगा, इवन यूएसएसआर में रहने वाले लोगों को ही, यूएसएसआर एक देश था उस समय, कि भाई जो रशियन रिवॉल्यूशन में हमसे वादे किए गए थे कि वर्कर्स को अधिकार मिलेंगे, पीजेंट्स को अधिकार मिलेंगे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो एक ही पर्सन के पास सारे अधिकार हैं और बाकी सब पे अत्याचार किया जा रहा है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। पूरी दुनिया में भी समझ में आने लगा था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ सही नहीं है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक काफ़ी पुराने ताकि अनुसूचित विचारों वाली जो कंट्री है ये एक बहुत बड़ी पावर दुनिया में बन के आ चुकी है। इट्स इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। ऐसी धारणा भी बन रही थी कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं और गरीब लोगों को रोज़गार मिला है, खाने को मिला है। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। मगर हमें ये भी देखने को मिला, ठीक है लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसे आया, उनको खाने को मिल गया, मगर उनके साथ बर्ताव बहुत बुरा होता था, उनके पास कोई आज़ादी नहीं होती थी और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। बहुत ही बुरी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की उन पर लागू की जाती थी। बाय द एंड ऑफ द 20th century the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideal still enjoyed respect among people। और लेट टाइम आते आते 1950s के बाद जो है यूएसएसआर की पोजीशन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। दुनिया की गवर्नमेंट्स उन्हें पसंद नहीं करती थी, मगर आज भी दुनिया के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को पसंद किया करते थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। मगर सिर्फ यूएसएसआर टाइप का सोशलिज्म नहीं, अपने देश के हिसाब का सोशलिज्म भी अलग अलग जगह पर लागू कराने की कोशिश की जाने लगी थी। तो इसमें है राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। रशियन रिवॉल्यूशन का इंडिया में क्या असर पड़ा था। अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। काफ़ी सारे इंडियंस, भगत सिंह भी रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की गई थी लोगों के द्वारा काफ़ी सारे। मिड 1920s में द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया।
1920s के टाइम पे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बना दी गई थी। इसके मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी टच में रहते थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट। काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था सोवियत एक्सपेरिमेंट और विजिट भी किया था, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, हु रोट अबाउट सोशलिज्म, सोवियत सोशलिज्म के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा था। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत इंडिया, सोवियत रशिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लगा था। तो इसमें यही है लेनिन के बारे में, हिज लाइफ एंड his thoughts, later the Red Revolution, SD Vidilankar wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was written in बंगाली, मराठी, काफ़ी सारी अलग अलग भाषाओं में इनके बारे में लिखा। तो बस यही था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं।